गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का युग, उस चैप्टर के हम आखिरी यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। यानी कि चैप्टर का लास्ट पड़ाव जो है वो किसके बारे में है? कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति के बारे में। तो इसको आप जरा ध्यान से सुनना और समझना कि बेटा आज़ादी से पूर्व हमारे पास हमारे देश में जो पार्टी थी बेटा वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने वाली एक अन्य पार्टी भी थी। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टी मुस्लिम लीग थी। कौन सी पार्टी थी बेटा? मुस्लिम लीग। यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना का समय नहीं शो किया है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना बेटा 1906 में हुई थी। 1906। स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। यानी जब भारत को आज़ादी मिली तो कांग्रेस पार्टी भारत में रह गई और मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली गई और केरल में अल्पाधार रह गया। इसलिए कांग्रेस राजनीतिक व्यवस्था का अविवादित सरताज था। 1952 के आम चुनाव तक वह पूर्ण प्रभुत्व वाला दल था। यहाँ बेटा किसके प्रभुत्व की बात की जा रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की। कि जब 1952 का प्रथम आम चुनाव हुआ तो केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसका पूरे भारत पर क्या था? प्रभाव था। इसकी सबसे बड़ी निधि थी। इस दल में सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। बेटा जब हम कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण आपको बता रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी कि सभी वर्गों के लोग इस पार्टी में जुड़े हुए थे। इसमें ब्राह्मण, वामपंथी, दक्षिणपंथी, दलित, पिछड़ा वर्ग, उच्च वर्ग, किसान, अमीर, गरीब, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक और आदिवासी शामिल थे। यानी कि बेटा ये वो पार्टी थी जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ था। नेहरू के साथ साथ इसमें प्रभावशाली नेता जैसे कामराज और जगजीवन राम अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों के प्रतिनिधि थे। बेटा जब हमने कांग्रेस पार्टी का जीत का मेन रीजन बताया था तो उसमें हमने ये बताया था योग्य नेताओं का योगदान, और उसमें हमने नेहरू, कामराज, जगजीवन राम, अतुल्य घोष जैसे महान नेताओं के नाम इस पार्टी से जोड़े थे। यानी कि वो इस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी भिन्न भिन्न वर्गों का क्या थी बेटा? गठबंधन था, जिसमें बहुत सारे वर्ग जुड़े हुए थे। यह सभी प्रभावशाली वर्गों को साथ लेकर चलने में सक्षम था। वामपंथी दल जैसे सीपीआई और दक्षिणपंथी जैसे भारतीय जनसंघ विपक्षी दलों के बदले दबाव बनाने वाले दल के रूप में कार्य किया करते थे। बेटे सीपीआई की स्थापना 1924 में हुई थी, जिसको यहाँ शो नहीं किया गया है, और भारतीय जनसंघ उसकी स्थापना 1950 में की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। विपक्षी का आधार जो वर्ग और जाति थी उसकी मांगे कांग्रेस के गठबंधन की प्रकृति के कारण पूरी हो जाती थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ था। यह वह राजनीतिक इंजीनियरिंग थी जो कांग्रेस को 1952 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में सहायक बनी। यानी बेटा इस पार्टी ने 1952 से लेकर 1967 तक अपना प्रभुत्व जमाए रखा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस प्रभुत्व कहा। 1952 से लेकर बेटा 1967 तक के टाइम को कांग्रेस प्रभुत्व या कांग्रेस व्यवस्था का टाइम कहा जाता है, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का टाइम था। इसलिए अब तक कांग्रेस ने सभी जातियों और वर्गों को मिलाकर गठबंधन के रूप में कार्य किया। विपक्षी निष्क्रिय रहे। राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति थी।
हालांकि राज्य स्तर पर बनी पार्टियां कांग्रेस की सर्वोच्चता को चुनौती देने में कामयाब रही थी। सीपीआई ने ऐसा केरला और पश्चिम बंगाल में किया। यानी कि बेटा केरला ऐसा स्टेट था जिसमें कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया। किस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। और वहां पर सीपीआई पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन 1967 तक राज्य विधानसभाओं पर कांग्रेस की पकड़ थी। कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति जल्दी ही जमीन छोड़ने लगी। यानी कि इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। कैसे? सामाजिक और आर्थिक विकास ने गठबंधन प्रकृति को निष्क्रिय कर दिया। अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाता है, जल्दी ही कांग्रेस के द्वारा अपनाए स्वर्ण नेतृत्व को नकार दिया। लोग अब पश्चिमीकृत ब्राह्मणवादी उच्च वर्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कृषक उच्च वर्ग भी मौके का लाभ उठाकर शक्ति में आना चाहता था। इसलिए कांग्रेस का पतन राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले गया और जो समाज सुधार और असक्षम एक प्रभुत्व वाली कांग्रेस के नेतृत्व के अद्भुत तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि कांग्रेस ने प्रथम 3 आम चुनाव में अपना दबदबा कायम रखा। प्रथम आम चुनाव बेटा जब 1952 में हुआ तो आम चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, तो 15 साल तक इसने अपना दबदबा कायम रखा। इसके दबदबे की प्रकृति असमान थी। समय आने पर इसने गठबंधन भी बनाया। जैसे 1954 में सीपीआई को सत्ता में आने से रोकने के लिए त्रावणकोर कोचीन में पीएसपी के साथ गठबंधन बनाया। समान रूप से इसने 1957 में केरल में गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन ये बहुमत पाने में असफल हो गई। यानी कि केरला में इसको क्या प्राप्त हुई? हार प्राप्त हुई। यह व्यवस्था 1961 तक लगातार चलती रही, जब कांग्रेस ने पोल के द्वारा सत्ता में वापस आई। यहाँ तक कि कांग्रेस केरल में सीपीआई से हार गई। 1959 में कांग्रेस ने सभी कम्युनिस्ट विरोधी दलों जैसे पीएसपी, मुस्लिम लीग आदि से कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए हाथ मिला लिया। बाद में यह गठबंधन 1960 में हुए मध्यावधि चुनाव के बाद सत्ता में आया। बाद में हालांकि कांग्रेस ने पीएसपी और मुस्लिम लीग का साथ छोड़ने की कोशिश की, जिससे 1967 में केरल चुनाव में सीपीआई के हाथों हार हुई। यानी कि केरल में बेटा कब इसकी हार प्राप्त हुई? इसको 1967 में। 1967 के बाद कांग्रेस के लिए बदलाव का वर्ष रहा। 5 राज्यों के अंतिम चुनाव में 3 राज्यों में पूर्ण रूप से इसकी सरकार रही। राजनीतिक विज्ञान इस काल को कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस प्रभुत्व के इतिहास में बदलाव का मोड़ मानते हैं, क्योंकि बेटा 5 राज्यों में से कितने राज्यों में जीत रही इसकी? 3 राज्यों में। 2 राज्यों में हार गई। हालांकि इसे कांग्रेस के पतन का काल कहना गलत होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 1967 के कांग्रेस प्रभुत्व के बदलाव के रूप में उभर कर आया। यानी कि 1967 का जो चुनाव है बेटा, उसको राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी गई है। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बदलाव उभर कर सामने आया। कांग्रेस अभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। फिर बात आई बेटा, कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में सामाजिक और वैचारिक आधार क्या थे? 20वीं शताब्दी में कांग्रेस विद्वानों, व्यवसायियों और वाणिज्य वर्ग के दबाव समूह में उभरी। कांग्रेस की शुरुआत एक ऐसे दल के रूप में हुई जिस पर अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च शक्तिशाली वर्गों का प्रभुत्व था। यानी कि बेटा ये है पार्टी, उस टाइम से इस पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं जब अंग्रेजी भारत में क्या करते थे? राज करते थे। तो इस पार्टी में अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, अमीर घरानों के व्यक्ति और शक्तिशाली वर्ग का इस पर क्या था? प्रभुत्व था। हालांकि समय के साथ इसका नेतृत्व विविध समूहों में बढ़ता गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने इसके आधार को चौड़ा किया। इसने किसान को समान आधार पर विभिन्न मतभेदों वाले समूह को एक साथ लाया, जैसे कि शहरी निवासी, ग्रामीण उद्योगपति, मजदूर, पूंजीपति, मध्यम, निम्न, उच्च वर्ग और जातियों
कांग्रेस के सदस्य बन गए। यानी कि कांग्रेस वर्ग में सभी समुदाय के लोग इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए, इस पार्टी से जुड़ते चले गए। इसका नेतृत्व कृषि हितों के साथ ग्रामीण नेतृत्व के हाथ में चला गया। और उसके बाद बेटा स्वतंत्र होने तक कांग्रेस एक इंद्रधनुष के समान गठबंधन प्रस्तुत भारत, जो विविध वर्ग और जातियों, धर्म और भाषाओं, अन्य इच्छाओं के आधार पर था। कई समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला दिया। यानी कांग्रेस पार्टी कई समूहों के साथ मिलकर गठबंधन के रूप में आगे चल पड़ी। वे सभी अपने व्यक्तिगत विश्वास के साथ कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस ने सुविधा प्रदान की, क्रांतिकारियों और शांति प्रियों को, रूढ़िवादी और अतिवादियों को, नरमपंथी को और केंद्र के सभी रूपों को, यह विभिन्न समूह हितों और राजनीतिक पार्टियों के लिए विभिन्न आंदोलन में भाग लेने के लिए एक आधार बन गया। स्वतंत्रता के पूर्व के समय में कई राजनीतिक दल अपने संविधान और संगठन संरचना के साथ कांग्रेस में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया था। उसमें से कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में विखंडित होकर विरोधी दल के रूप में कार्य किया। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन बाद में उसका विभाजन हो गया और इसने विरोधी दल के रूप में क्या किया, काम किया। इसके कार्यक्रम, कार्यविधि और नीतियों में अंतर होने के बावजूद समान आधार पर कार्य और मतभेदों को सुलझा नहीं सकी, फिर भी एक साथ काम किया। कांग्रेस के गठबंधन जैसे गुण ने इसे अस्वाभाविक मजबूती प्रदान की, जो दो बिंदुओं से साबित किया जा सकता है। वो कौन से बिंदु थे बेटा? वो दो बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले समझौते का सिद्धांत। एक गठबंधन मुख्य रूप से उन सभी को हितों को ध्यान में रखता है जो इसके अंग प्रत्यंग है। यानी कि बेटा ये सभी के हितों को ध्यान में रखकर चलेगा। गठबंधन को इस प्रकार एक अतिवादी पक्ष को हटाना होता है और गठबंधन के साझेदारों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि विचारों में क्या पैदा ना हो, विरोध उत्पन्न न हो। गठबंधन का परिणात्मक चिन्ह समझौते और सह संबंध होते हैं। यानी कि गठबंधन तभी चल सकता है जब आपस में हम समझौते और सहनशीलता से काम लें। इस प्रकार की नीति ने विपक्ष को कमजोर बना दिया। जैसे कि कोई भी कार्यक्रम या विचारधारा जो कि विपक्ष कहना चाहता था, समान रूप से कांग्रेस में मौजूद था। यानी कि कांग्रेस की प्रकृति का, उसके गठबंधन का मुख्य जो बिंदु था वो क्या था? समझौते का सिद्धांत, कि वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे थे और गठबंधन में क्या बनाए हुए थे? आपसी विचारों में एकता बनाए हुए थे और विरोधी विचारों से दूर थे। जो चीज़ विरोधी दल कहना चाहता था वो चीज़ कांग्रेस में पहले से ही शामिल थी। और दूसरा जो इसका बिंदु था बेटा, वो क्या था? सहनशीलता का सिद्धांत। एक गठबंधन प्रकृति की पार्टी का सबसे महान गुण जो है वो आंतरिक मतभेदों की सहनशीलता होती है। यह सभी समूहों और व्यक्तियों के उद्देश्यों को समाहित करती है। कांग्रेस ने इस नीति को राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखा। इस प्रकार अगर कोई समूह सत्ता की सहभागिता से नाखुश भी था तो भी उसने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी के अंदर रहकर लड़ाई लड़ी। ये बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा? कांग्रेस पार्टी के जो बिंदु थे, विकास के बिंदु, समझौते का सिद्धांत था और उसने सहनशीलता की नीति अपनाई थी। ये वो दो चीजें थी जिनको हथियार बनाकर कांग्रेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही थी। इन दो सिद्धांतों के बाद बेटा पार्टी के अंदर ऐसे समूह को गुट कहा जाता है। कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति ने सहनशीलता दिखाई और सभी गुटों के बीच संतुलन का प्रबंध किया। इसमें से कुछ गुट वैचारिक मान्यताओं पर आधारित थे, लेकिन ज़्यादातर अपने निजी उद्देश्यों के विरोध के लिए पार्टी में थे। यह आंतरिक गुटबाजी पार्टी की कमजोरी होने की बजाय आंतरिक मजबूती थी, क्योंकि इसमें सभी गुटों को पार्टी के अंदर ही लड़ने का जरिया मिल गया। क्योंकि बेटा बहुत सारे गुट इस पार्टी से जुड़े हुए थे। इसने कांग्रेस के भिन्न विचार वाले नेताओं को साथ रखने में मदद की बजाय इसके कि वे लड़कर एक नई पार्टी बना ले। यानी कि आपस में ही गुटबाजी चलती रही,
लेकिन लड़कर उन्होंने नई पार्टी नहीं बनाई, अपने विचारों को इसी पार्टी में रखा। कांग्रेस की राज्य इकाई कई भागों में बटी हुई थी। इन गुटों के विभिन्न वैचारिक विषय थे, जिसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी केंद्रीय पार्टी नजर आती थी। दूसरी पार्टियां अक्सर इन भागों को प्रभावित करने की कोशिश करती थी और इस प्रकार नीति एवं निर्णय निर्धारण पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना असर छोड़ देती थी। उनके पास कोई वास्तविक कानूनी शक्ति नहीं थी। वह सत्ताधीन पार्टी के विकल्प के रूप में बतौर संतुलन का काम किया और इस प्रकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अभिकेंद्र थे। इस प्रकार चुनाव प्रतिबंधों के प्रथम दशक में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी भी थी और विपक्षी भी। इस प्रकार इस चरण को कांग्रेस तंत्र कहा जाता है। यानी कि बेटा, जब हम कांग्रेस की प्रकृति के बारे में और इसके गठबंधन के बारे में बात करें तो हमें आपको यह बताना चाहिए कि इस पार्टी में विभिन्न समुदाय